नमस्कार। साध्य एकेडमी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में बाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन सीरीजों के माध्यम से प्याजे के जो विकास के जो तथ्य थे उन्हें समझा। आज हम उसी बाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत आगे की कुछ क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से कुछ थ्योरियों को समझेंगे। तो साथियों, आज हमारा सीरीज का बाल विकास सिद्धांत से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, उन क्वेश्चन सीरीजों के माध्यम से हम समझते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है सीरीज का, किसके अनुसार सांस्कृतिक संचरण संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक है। साथियों, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है मार्गेट मीड, दूसरा है एडलर, तीसरा है वाइगोत्स्की, चौथा है प्याजे। साथियों, क्वेश्चन को समझे होंगे। चार ऑप्शनों के माध्यम से आप सही उत्तर का चयन करें और मैं आपको बताऊं इसका जो सही आंसर है वह है वाइगोत्स्की। तो साथियों, आप वाइगोत्स्की के बारे में जानते हैं। वाइगोत्स्की रूस का रहने वाला लेव वाइगोत्स्की, जिसने समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत को विकसित किया और इसमें इसने वास्तविक रूप से ये बताया कि बालक की जो समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया होती है, परस्पर एक दूसरे के साथ वयस्कों के साथ बालक क्रिया करता है, तो बालक अपनी संज्ञानात्मक अथवा चिंतन और समझ का विकास करता है। तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक संचरण है, और सांस्कृतिक संचरण का मतलब होता है सांस्कृतिक अंतःक्रिया, और सांस्कृतिक अंतःक्रिया का जो विषय है और उसमें बालक जब सक्रिय रूप से भाग लेता है, दूसरों के साथ क्रिया करता है, तो वहाँ बालक की जो एक समझ विकसित होती है। तो इस सिद्धांत में संपूर्ण जो कार्य हैं वो वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। तो इसलिए साथियों, इस सिद्धांत इस प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा आपका वाइगोत्स्की। और ये आपको पता है कि वाइगोत्स्की ने एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया था, जैसे जैसे क्वेश्चन सीरीज होंगी उसमें वाइगोत्स्की के बारे में हम बताते जाएंगे। फिर भी जो भी वाइगोत्स्की से रिलेटिव छोटी छोटी बातें उन पर ध्यान दें। वाइगोत्स्की ने अपने इस विकास समाज सांस्कृतिक विकास क्षेत्र के अंतर्गत बहुत कुछ क्षेत्र दिया था कि देखिए, एक इसका क्षेत्र था वास्तविक क्षेत्र, एक क्षेत्र था निकटस्थ क्षेत्र और एक क्षेत्र था संभावित क्षेत्र। तो जो वाइगोत्स्की के जो क्षेत्र कहे जाते हैं, ये आपके LAP और ये आपका ZPD और ये आपका LPD, तो इन क्षेत्रों से संबंधित और इस विकास की इन मूलभूत इन संरचनाओं या इस दायरे में, इस मंडल में किस तरीके से बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है और अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, तो इस तरीके से हम वाइगोत्स्की की क्वेश्चनों की और भी सीरीज है उन्हें समझेंगे। अब साथियों, आपका इसी उसमें और भी कुछ व्यक्ति हैं, इन्हें हम शॉर्ट में जाने। जैसे एक व्यक्ति है इसमें एडलर। एडलर के बारे में थोड़ा परिचय और समझ लें। एडलर नव मनोविश्लेषणवादी था। एडलर की और भी महत्वपूर्ण विशेषताएं। एडलर महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत। एडलर नव मनोविश्लेषणवादी के साथ साथ इन्होंने व्यक्तिगत मनोविज्ञान का विकास किया। यहाँ मैं आपको थोड़ा परिचय दे रहा हूँ, क्योंकि सवालों के माध्यम से जो चार ऑप्शन होते हैं उनके कहीं न कहीं सिद्धांतों से उसके संबंध होते हैं और वो हमारे लिए कहीं न कहीं परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इसलिए एडलर के बारे में आपको छोटा सा परिचय दे रहा हूँ कि एडलर का जो नव मनोविश्लेषणवादी जो ग्रुप था, क्योंकि जिस समय फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी तो उसके विरोध में कई लोगों ने, जैसे कार्ल युंग है, एडलर है और आपका सुलीमन है और आपका इरिक्सन है, ऐसे कई लोग थे। तो उनमें जो एडलर था, एडलर का जो योगदान था
वो व्यक्तिगत मनोविज्ञान का विकास किया था। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आ गया कि फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, तो जहाँ व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जो विकास की बात होती है वहाँ एडलर ने, और इन्होंने एक बात और परीक्षा में आती है कि सृजनात्मक स्व, जिसमें बालक की जो व्यक्ति की जीवन शैली का विकास होता है, जीवन शैली। तो ये कई सवाल बन जाते हैं एडलर से संबंधित। एक तो नम मनोविश्लेषणवादी है, दूसरा व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जनक है, तीसरा सृजनात्मक स्व। तो इसलिए इसके बारे में भी जानकारी मिली। एक व्यक्ति है, इसमें आपको डेफिनेटली मालूम है कि एक है आपका मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड के बारे में थोड़ा विरोधाभास है। वाइगोत्स्की और मार्गरेट मीड, इन दोनों के बारे में थोड़ी तुलनात्मक अध्ययन जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि वाइगोत्स्की ये बताते हैं कि बालक का जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक संचरण का मतलब होता है अंतःक्रिया। जब बालक संस्कृति में या सांस्कृतिक परिवेश में या समाज में अंतःक्रिया करता है, तब उसकी समझ का विकास होता है। अर्थात वयस्कों के साथ जो एक सहयोगात्मक परस्पर क्रिया होती है, वहां पर जब संचरण माने अंतःक्रिया होती है। लेकिन मार्गरेट मीड ये कहता है कि संस्कृति का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो यहाँ साथियों, जो मार्गरेट मीड है वो संस्कृति के प्रभाव का महत्वपूर्ण यानी बालक के व्यक्तित्व पर अध्ययन करता है। जब ऐसा प्रश्न आता है कि सांस्कृतिक अंतःक्रिया बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, और यदि प्रश्न ऐसा हो कि बालक के व्यक्तित्व पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर मार्गरेट मीड होगा। तो दो शब्द इसमें बड़े महत्वपूर्ण है, एक तो है अंतःक्रिया और एक है आपका प्रभाव। संस्कृति तो एक ही है, लेकिन जब संस्कृति में अंतःक्रिया होती है, सांस्कृतिक एवं समाज में अंतःक्रिया होती है, वहां डेफिनेटली आपका वाइगोत्स्की उस सिद्धांत की व्याख्या करता है। और जब संस्कृति या सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है किसी के व्यक्तित्व पर, वह मार्गरेट मीड होता है। तो ये बात आपकी समझ में, मैं समझता हूँ कि 4 ऑप्शन है तो कहीं ना कहीं थ्योरी से रिलेटिव है, सूक्ष्म रूप में उनको हम जान रहे हैं। एक व्यक्ति है इसमें प्याजे, तो जीन प्याजे की संज्ञानात्मक तो विकास सिद्धांत का हमने कल अध्ययन किया, और भी जैसी जैसी चीजें उसके बारे में हम जानते रहते हैं। आगे का क्वेश्चन, समाज एवं संस्कृति में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया द्वारा बच्चों में पूर्ववर्ती रूप से क्या रूपांतरित होता है? तो साथियों, इसका सही आंसर है अधिगम। क्योंकि जब संस्कृति और समाज में वयस्कों के साथ बालक अंतःक्रिया करता है, तो डेफिनेटली वह अधिगम के रूप में वह एक तरीके से उसमें रूपांतरित होता है। और ये बात मैं आपको पहले भी प्याजे की उस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में मैंने बताया था कि वाइगोत्स्की अधिगम को विकास की प्रक्रिया से पूर्ववर्ती मानता है, और जीन प्याजे अधिगम को विकास की प्रक्रिया के पश्चगामी मानता है, यानी कि वो बाद अधिगम होता है। तो इसलिए सही आंसर है इसका आपका अधिगम। विकास आप जानते ही हैं, आंतरिकरण जिसकी भी व्याख्या वाइगोत्स्की ने अपने समाज सांस्कृतिक सिद्धांत में की थी। तो इसमें वास्तविक रूप से ये होता है कि जब वातावरण की चीज़ों को जब वो बच्चा समाज एवं संस्कृति अथवा वातावरण के ज्ञान को जब वो अपने वो अंदर समाहित करता है, अंदर संग्रहित करता है, तो वहाँ पर आंतरिकरण होता है। पारस्परिक शिक्षण आप जानते हैं कि ये एक तरीके से
एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया से सहयोगात्मक क्रिया होने वाली चीज है। तो साथियों यहाँ अगला क्वेश्चन, समाज एवं संस्कृति में वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा चिंतन एवं समझ का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो साथियों 4 ऑप्शन है, मौलिक निर्मितिवाद, दूसरा है संज्ञानात्मक निर्मितिवाद, तीसरा है आगमनात्मक निर्मितिवाद और चौथा है सामाजिक निर्मितिवाद। तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर के लिए आप चयन करें कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बालक समाज एवं संस्कृति में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया से अपने कहीं न कहीं चिंतन एवं समझ का निर्माण करता है। तो बड़ी समझने की बात है कि बालक यहाँ पर अपनी समझ और चिंतन का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो डेफिनेटली इसको हम सामाजिक निर्मितिवाद कहते हैं, सही आंसर। और समझ लें एक बार, क्योंकि जो निर्मितिवाद है कंस्ट्रक्शनिज्म, तो इस पर निर्मितिवाद पर वाइगोत्स्की ने भी कार्य किया है। इसने वाइगोत्स्की ने निर्मितिवाद को बताया है सामाजिक निर्मितिवाद। इसका सीधा अर्थ ये है कि बालक जब समाज और संस्कृति में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करता है तो उसकी एक समझ और चिंतन का विकास होता है, क्योंकि इस सामाजिक सांस्कृतिक का अध्ययन जिस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि बालक की समझ अथवा संज्ञानात्मक विकास ही करना है। तो संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र के अंतर्गत मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि केवल एक ही व्यक्ति नहीं है कि पियाजे। संज्ञानात्मक के अंतर्गत जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक निर्मितिवाद का अध्ययन करता है, और उसी संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक के अंतर्गत सामाजिक निर्मितिवाद का जो विकास होता है वो वाइगोत्स्की द्वारा होता है। तो इसलिए बालक वयस्कों के साथ जब समाज और संस्कृति में जब अंतःक्रिया करता है, उनके साथ क्रिया करता है, तो बालक में जो चिंतन और समझ विकसित होती है उसे वाइगोत्स्की ने सामाजिक निर्मितिवाद का नाम दिया है। तो डेफिनेटली आप यहाँ समझ गए होंगे। बाकी मौलिक निर्मितिवाद एक शब्द है इसमें, मौलिक, और दूसरा जो व्यक्ति है इसमें आपको पता है कि जीन पियाजे है, और जीन पियाजे ने जो दिया था वो संज्ञानात्मक निर्मितिवाद था। और जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक निर्मितिवाद है वो केवल और केवल चिंतन की विकास पर बल देता है कि मानसिक रूप से बालक आयुगत अपने चिंतन में वृद्धि करता है, और जैसे जैसे संसार में बड़ा होता है तो वो स्वयं अपने उस समझ के निर्माण में अपनी भूमिकाओं का पालन करता है। एक शब्द है इसमें मौलिक निर्मितिवाद। मौलिक निर्मितिवाद का जो बात होती है तो वास्तविक रूप से मौलिक निर्मितिवाद या न तो वाइगोत्स्की से संबंधित और न जीन पियाजे से। मौलिक निर्मितिवाद का जो संबंध है वो ग्लेसर से संबंध है, याद कर लेना, नोट कर लेना, ग्लेसर। जब कहीं पर भी मौलिक निर्मितिवाद की बात होती है, मौलिक निर्मितिवाद है क्या? मौलिक निर्मितिवाद है जो प्राथमिक जो हमारी संरचना है उनके द्वारा अगर कोई हम एक निर्माण कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, सृजनात्मकताओं का कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा मौलिक निर्मितवाद होता है, और उसका जो विकास किया था ग्लेसन ने किया। तो डेफिनेटली समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, कि विद्यालय कक्षा में बच्चे सम समूह से परस्पर अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्रिया होगी। तो समझ गए होंगे कि विद्यालय ही कक्षा में सम समूह से परस्पर अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्रिया होगी। तो पहला ऑप्शन है साथियों पारस्परिक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है समूह शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट, चौथा ऑप्शन है सामाजिक शिक्षा। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा
आपका सहयोगी प्रोजेक्ट। ध्यान देना, दो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो है पारस्परिक शिक्षण, दूसरा है सहयोगी प्रोजेक्ट। इन दो बातों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इन दोनों को अपने अध्ययन में वाइगोत्स्की ने लिया था। वाइगोत्स्की ने, जब वाइगोत्स्की ने इन दो बातों को लिया तो एक तो बात ये कहते हैं, अगर पारस्परिक शिक्षण की बात हो तो जब कोई बालक कक्षा में शिक्षक से प्रश्न पूछता है और शिक्षक उन बच्चे के पूछे गए प्रश्न को स्पष्ट करता है, तो वहां पारस्परिक शिक्षण होगा अथवा रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग। ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पारस्परिक शिक्षण वो होता है जब कोई बालक यदि शिक्षक से कक्षा में प्रश्न करता है, यानी प्रश्नोत्तर प्रक्रिया को जारी रखता है, तो वहां पर पारस्परिक शिक्षण होगा। यदि अगर सहयोगी प्रोजेक्ट की बात करें तो एक बालक कक्षा में समूह यानी साथी समूह के साथ परस्पर अंतःक्रिया द्वारा जब सीखता है तो वहां होता है सहयोगी प्रोजेक्ट। तो यहाँ साथियों आपका जो सही आंसर है वो है सहयोगी प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन सीरीज का, कि कक्षा शिक्षण में एक शिक्षक छात्रों की विषय उपलब्धि को बढ़ाने में सहयोग करता है, तो इस प्रक्रिया में समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD होगा। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं कि कक्षा में एक शिक्षक छात्रों की विषय उपलब्धि को बढ़ाने के लिए सहयोग करता है, तो इस प्रक्रिया में समीपस्थ ZPD यानी विकास का क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर साथियों एक बार समझ लें कि देखिए, जो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो हम कैसे निरूपित करते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने समाज सांस्कृतिक विकास क्षेत्र के अंतर्गत जिन तीन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन में जोड़ा, कि इसमें जो तीन क्षेत्र हैं, एक तो जो क्षेत्र है वह है हमारा LAP, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। यहाँ पर इस क्षेत्र को एक वास्तविक विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर बच्चा अपनी क्षमताओं और योग्यताओं से अपने स्वयं के कार्यों को कर लेता है, यहाँ किसी की सहयोग की जरूरत नहीं होती है। जब बच्चा अपने क्षेत्र से जब आगे बढ़ता है तो वो क्षेत्र होता है उसके लिए ZPD। अब यहाँ पर बच्चे के लिए जो कुछ भी प्राप्त करना होता है तो वो ZPD होता है। अब जब ZPD ये जितने भी जो क्षेत्र है इससे आगे LPD होता है, यानी कि समझिए ZPD होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र वो होता है जहां बालक अपने खुद के वास्तविक क्षेत्र से जिस क्षेत्र को, यानी कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय है और जिसमें को प्राप्त करने के लिए किसी की सहयोग की जरूरत होती है, सिर्फ ZPD वही होता है जहां बालक को यानी किसी व्यक्ति को अपने से निकटस्थ जो उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी की सहयोग की आवश्यकता होती है। और जो सबसे व्यापक क्षेत्र होता है वो होता है आपका संभावित विकास का क्षेत्र। LPD ये क्षेत्र सार्वभौमिक होता है। तो साथियों यहाँ समझें कि जो संभावित विकास का क्षेत्र वो टोटल समाज और संस्कृति है। इसको हम एक तरीके से समाज
एवं संस्कृति की संज्ञा देते हैं। तो पूरा व्यापक क्षेत्र है। और एक जो वास्तविक क्षेत्र है जहां बच्चे का खुद का दायरा होता है, जहां दूसरे की उसे सहयोग की जरूरत नहीं होती है, वो वास्तविक क्षेत्र होता है। अब इन दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र होता है वो ZPD होता है, जो संभावित विकास के क्षेत्र और वास्तविक विकास के क्षेत्र के बीच का अंतर होता है। अब यहाँ जो शिक्षक है बालकों की जो विषय संबंधी उपलब्धि को बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहा है, तो उसमें पूछा गया है कि इसमें जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ आपको ये चीजें क्वेश्चन के माध्यम से स्पष्ट हो रहेंगी कि बालकों के लिए क्या प्राप्त होने वाला है। उपलब्धि, विषय की उपलब्धि, उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए सहयोग कौन कर रहा है, सहयोग करने वाला है टीचर। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखें कि जो हमारे जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण निकटस्थ उद्देश्य है उपलब्धि स्तर, तो इसलिए यहाँ इसका जो सही आंसर होगा उसकी थ्योरी के अनुसार तो होगा आपका उपलब्धि स्तर। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि LPD वो होता है जो बालक अपने स्वयं जिस दायरे में रहता है, जो उसे वास्तविक विकास का क्षेत्र कहते हैं और जिसमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। और ZPD वो होता है, अब मान लीजिए यहाँ बालक है और यहाँ उसकी उपलब्धि स्तर है, इसी को तो बढ़ाया जा रहा है। किसके द्वारा बढ़ाया जा रहा है, शिक्षक के द्वारा। शिक्षक कौन हो गया, तो शिक्षक वहां पर एक MQ हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर, क्योंकि अधिक ज्ञानवान हो गया। अब शिक्षक ने जो एक इसे प्राप्त करने के लिए सहयोग की प्रक्रिया की है, जो सहयोग किया है, सहयोग की जो प्रक्रिया है वह उसकी स्कैफोल्डिंग, जो सहयोग की अस्थायी प्रक्रिया होती है। अब उसकी अस्थायी प्रक्रिया क्या हो सकती है, शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण कार्य है, जिस शिक्षक के लिए एक सहयोग की अस्थायी प्रक्रिया हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो वास्तविक जो निकटस्थ क्षेत्र है, जो समीपस्थ क्षेत्र है, वह है आपका आप उपलब्धि स्तर। तो यहाँ मैं समझता हूँ इससे आप समझे होंगे। तो साथियों अगला क्वेश्चन, वाइगोर्स्की के समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन सहयोग की स्थायी प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन विचार पर भाषा का प्रभाव, तीसरा ऑप्शन पारस्परिक शिक्षण, चौथा ऑप्शन सहयोगी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन पर अनुमान लगाएं और सही उत्तर का चयन करें। तो ध्यान रखना इसमें यही नहीं होगा, कौन सी नहीं होगी, सहयोग की स्थायी प्रक्रिया, क्योंकि वाइगोर्स्की ने एक शब्द लिया था स्कैफोल्डिंग। इसका अर्थ होता है कि सहयोग की अस्थायी प्रक्रिया। केवल सहयोग की अस्थायी प्रक्रिया होती है तब बालक को जो वास्तविक विकास के क्षेत्र से अपने निकटस्थ ZPD को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे की जो सहयोग की जरूरत होती है, उस सहयोग की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि वो स्थायी नहीं होती है, वो अस्थायी होती है। क्यों कि अगर किसी को सहयोग की जरूरत है तो उसके लिए पाड़ या ढांचा बनाया जाता है, और जब उसे वो उद्देश्य प्राप्त हो जाता है यानी कि ZPD प्राप्त हो जाता है, तब उसे उसकी जो है एक प्रक्रिया जो होती है, तो वो एक इस तरीके की प्रक्रिया होती है कि उससे वो जो है अस्थायी रूप से उसे प्राप्त कर लेता है। तो डेफिनेटली स्थायी नहीं थी, इसलिए उसकी प्रमुख विशेषताओं में से जो सहयोग की स्थायी प्रक्रिया नहीं है। बाकी आपकी सभी जो प्रक्रिया है, विचार पर भाषा का प्रभाव भी था उसकी। अगली जो प्रक्रिया अगला है कि पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग का भी उसका जो एक अध्ययन का क्षेत्र था,
क्योंकि वो ये कहता था पारस्परिक शिक्षण के अंतर्गत कि कोई भी बालक जब कक्षा कक्ष में शिक्षक से प्रश्नोत्तर करता है, प्रश्न करता है और शिक्षक उन प्रश्नों का स्पष्टीकरण करता है तो वहाँ सहयोग की पारस्परिक क्रिया कही जाती है। और सहयोगी प्रोजेक्ट तो ये उनकी विशेषताएं थी, लेकिन सहयोग की स्थायी प्रक्रियाएं विशेषताएं नहीं थी। साथियों, अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? तो पहला ऑप्शन आसन्न विकास का क्षेत्र, जिसे जेडपीडी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन वास्तविक विकास का क्षेत्र, जिसे एलईडी कहते हैं। तीसरा संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे एलपीडी कहते हैं। चौथा सहयोग की अस्थायी प्रक्रिया। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की का कौन सा समाज सांस्कृतिक सिद्धांत में कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? तो ध्यान रखना साथियों, विकास का क्षेत्र यानी कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो विकास के 3 क्षेत्र थे, नंबर एक तो जेडपीडी, नंबर 2 एक एलईडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम आसन्न विकास का क्षेत्र कहते हैं। आसन्न या समीपस्थ या निकटस्थ ये क्षेत्र था। एलईडी था यानी कि वास्तविक विकास का क्षेत्र। जब विकास के क्षेत्र ये भी था। एक क्षेत्र संभावित यानी कि एलपीडी संभावित विकास का क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र थे उसके, जो महत्वपूर्ण 3 क्षेत्र थे जो विकास के क्षेत्र हैं। लेकिन सहयोग की अस्थायी प्रक्रिया केवल उसके विकास का क्षेत्र नहीं है, बल्कि वास्तविक विकास के क्षेत्र से और जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है जेडपीडी को प्राप्त करने की अस्थायी सहयोग की प्रक्रिया है, तो विकास का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो साथियों मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देना, क्योंकि आज की जो सीरीज है, हमारी जो सेशन है, वो समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को समझने से संबंधित है। तो ध्यान रखना कि वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है समाज, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है चिंतन, चौथा ऑप्शन है भाषा। तो इसमें से डेफिनेटली समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत को चिंतन प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित करने वाला कारक नहीं। ये चीज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझने पर बल देती है, क्योंकि दोनों संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र के अंतर्गत जब प्याजे ने भाषा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना, लेकिन वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत भाषा प्रभावित करती है बच्चे के विकास को, और समाज भी प्रभावित करती है, संस्कृति भी प्रभावित करती है, लेकिन चिंतन प्रभावित नहीं करता है, बल्कि भाषा एवं समाज और संस्कृति चिंतन को प्रभावित करती है। ये बात ध्यान रखना, चिंतन समाज एवं संस्कृति एवं भाषा को प्रभावित नहीं करता है। अकॉर्डिंग वाइगोत्स्की ये कहता है कि चिंतन प्रभावित नहीं करता है, चिंतन प्रभावित होता है किससे? समाज, संस्कृति एवं भाषा से। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस विषय पर अगला क्वेश्चन सीरीज का, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास की प्रक्रिया में कौन सी विशेषता नहीं है? तो 4 ऑप्शन है साथियों। पहला ऑप्शन है
अर्थपूर्ण संवादात्मक भाषा प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है भाषा मूर्त साधन है। तीसरा ऑप्शन है भाषा परिपक्व साधन है। चौथा ऑप्शन है स्वनिर्देशन मूल्यांकन का साधन है। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास की प्रक्रिया में कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन अर्थपूर्ण संवादात्मक भाषा प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन भाषा मूर्त साधन है, ये ही नहीं है, क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा मूर्त साधन नहीं है। ध्यान रखना, वाइगोत्स्की भाषा को मूर्त साधन नहीं मानता है। अगर मूर्त साधन की बात हो, कौन मानता है? प्याजे। भाषा को मूर्त साधन मानते हैं प्याजे जी। और वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण संवादात्मक भाषा प्रक्रिया है, क्योंकि वो इस बात पर बल देते हैं कि भाषा की प्रक्रिया में अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और भाषा परिपक्व है, वाइगोत्स्की मानते हैं। ये चीज नहीं मानते वाइगोत्स्की ये भी मानते हैं कि भाषा परिपक्व है। प्याजे भाषा को परिपक्व मानते हैं। स्वनिर्देशन मूल्यांकन का साधन है, ये भी बात सही है कि स्वनिर्देशन मूल्यांकन का साधन है। तो वाइगोत्स्की इन तीन बातों को मानते हैं कि एक अर्थपूर्ण संवादात्मक साधन है, प्रक्रिया है, और भाषा परिपक्व है, और भाषा एक स्वनिर्देशन मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर केवल और केवल भाषा मूर्त साधन है, ये नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर पर आपने टिक कर लिया होगा। आगे की जो बात, अगला क्वेश्चन सीरीज का, कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के मूल्यांकन का प्रमुख प्रकार है। तो समझते हैं, मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ क्वेश्चन को। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के मूल्यांकन का प्रमुख प्रकार है, पहला स्वनिर्देशन भाषा, दूसरा निजी भाषा या अंतःवाक, तीसरा सामाजिक वाक, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की ने भाषा की सभी की बात करी है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। लेकिन ध्यान रखना, भाषा के वाइगोत्स्की में जो प्रकार है, भाषा प्रकार वाइगोत्स्की के अनुसार तो नंबर एक तो स्वनिर्देशन भाषा, जब बालक अपनी भाषा का मूल्यांकन करता है उसे स्वनिर्देशन भाषा कहते हैं। दूसरी एक निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच के नाम से भी भाषा को जाना गया है उसकी। तीसरी एक अंतःवाक, इनर स्पीच के नाम से भी जाना गया। और इनकी ये महत्वपूर्ण बात है, स्वनिर्देशन का मतलब है कि जब बच्चे भाषा का जब अपने संप्रेषण का, आंतरिक संप्रेषणों का स्व मूल्यांकन कर लेते हैं तो स्वनिर्देशन है। और जहाँ निजी भाषा की बात होती है तो इसमें बच्चे अपने तरीके से जो अशाब्दिक रूप से बातें करते हैं। और जब अंतःवाक होती है तो जब बच्चे बोलते हैं और उसे अपने ही आप में कहीं ना कहीं उससे बातें करते हैं। तो यहाँ पर अंतःवाक की भी बात की गई है। तो ये भाषा के तीनों प्रकार है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत में वास्तविक विकास के क्षेत्र एवं संभावित विकास के क्षेत्र के बीच अंतर को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानवान व्यक्ति, चौथा ऑप्शन है अंतःक्रिया। तो यहाँ पर साथियों मैंने तुम्हें अभी भी बताया था कि जब कोई व्यक्ति है जो वास्तविक क्षेत्र है LAP, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और ये क्षेत्र आपका ZPD, जॉन
ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ये आपका है LPD, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो इन दोनों के यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र और वास्तविक विकास के क्षेत्र के बीच के जो अंतर का है ये आपका ZPD है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ZPD वो होता है जो वास्तविक विकास के क्षेत्र के निकटस्थ होता है, क्योंकि हमारा जो संभावित विकास का जो क्षेत्र है वो तो समाज और संस्कृति है, वाइगोट्स्की ने कहा था। तो इन छोटी छोटी बातों को बड़ी सूक्ष्म तरीके से समझने पर हम बल दे रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ये है कि थ्योरी को बहुत उलझे हुए शब्दों में न पढ़ा जाए, केवल उन्हीं सीमित और सटीक भाषा में इस थ्योरी को पढ़ा जाए जिससे कि उसकी जो है, अगर हम भाषा या थ्योरी को किसी भी मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा दी हुई थ्योरी है, अगर उसे हम तोड़ मरोड़ करके पढ़ते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं उलझन पैदा करती है और उसका अर्थ भी हमारे से विकृत हो जाता है। तो सीधे सीधे, बहुत कठिन नहीं है, सरल सरल है। ये हमारा वास्तविक विकास का क्षेत्र। अब वास्तविक विकास का क्षेत्र हम एक छोटी सी बात से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा साहब, वाइगोट्स्की ने कहा था कि समाज एवं संस्कृति जे LPD है, सीधी सी बात है, संभावित विकास का क्षेत्र है। जो कुछ भी प्राप्त करना है इसमें से करना है, जो कुछ भी क्रिया करनी है इसके साथ करनी है। अब कोई अगर हमसे ये कहता है कि भाई अब ये तो समाज है, अब उसने दूसरी बात ली साहब, ये पहली बात है, सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे बड़ी का मतलब यहाँ इसी के दायरे में सब कुछ। अब जब दूसरी बात है तो ZPD, और ZPD क्या है कि जो हमारा अपना निकटस्थ, हमने यहाँ मान लिया समाज और एक संस्कृति है, और समाज और संस्कृति से हमने कोई उद्देश्य चयन कर लिया। हमने मान लीजिए कि हम अपने जब घर से चलते हैं तो हम LAD होते हैं अथवा वास्तविक होते हैं। घर तक हमें कोई चीज अपने वास्तविक क्षमताओं में, अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए कोई न कोई उद्देश्य निर्धारित होता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसी सहयोग की जरूरत होती है। तो हमारा जो क्षेत्र है, हमें कोई भी क्षेत्र है, जैसे कि एक बालक है, अब यहाँ हमने कहा कि एक बालक है और उसका वास्तविक उसे प्राप्त करना है कोई उद्देश्य, यानी कि उसे अपनी ज्ञान प्राप्त करना है, यानी उपलब्धि प्राप्त करनी है विषय की। जब विषय की उपलब्धि प्राप्त करनी है इस बालक को जो अपनी क्षमता में है, तो यहां तक तो उसे कोई जरूरत नहीं, वास्तविक है। और जब उसे उपलब्धि प्राप्त करनी है तो उसे किसी की सहयोग की जरूरत होती है। जब सहयोग की जरूरत होगी और उपलब्धि इसके लिए ZPD होगा। अब मान लीजिए LPD तो हमने इस पूरे संसार या पूरी समाज संस्कृति का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जब उपलब्धि प्राप्त करेंगे तो यहाँ उसकी हमें किसी की सहयोग की जरूरत होगी, और जब सहयोग लेंगे तो हमें यहाँ पर किसी की अध्यापक की जरूरत होगी, टीचर की जरूरत होगी। तो यहाँ पर ये चीज छोटी छोटी चीज है। समाज और संस्कृति हमारे लिए LPD है, और LPD में हमसे ZPD चुना, और ZPD को प्राप्त करने के लिए हमें किसी की सहयोग की जरूरत है। और सहयोग कौन ले रहा है? बालक ले रहा है, जो उसकी खुद अपनी क्षमताओं में, अपनी वास्तविकताओं में है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत में वास्तविक विकास के क्षेत्र और संभावित विकास के क्षेत्र के बीच का जो अंतर है उसे हम ZPD कहते हैं। तो ये आपका, मैं समझता हूँ, समझ गए होंगे। तो साथियों, इस तरीके से आज हमने बाल विकास के क्षेत्र में समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत की छोटी मोटी बातों पर ध्यान दिया है, और इसको हम केवल और केवल सूक्ष्म तरीके से समझे हैं, क्योंकि ज़्यादा हमने विस्तार के रूप में ले लिया कि इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि क्षेत्र का, कि क्षेत्र जो ZPD है या LAD है या LPD है, इनके मायने क्या है। तो मैं आपको सीधी सी सरल भाषा में बता दूं कि रूस के लेव वाइगोट्स्की ने जब इस विकास के क्षेत्र का अध्ययन किया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जब अध्ययन किया, तो 3 क्षेत्र ही इसने महत्वपूर्ण माने। एक सबसे बड़ा क्षेत्र था संभावित विकास का क्षेत्र, क्योंकि संसार में जो कुछ भी हम करते हैं अंतःक्रिया, वो उसी में करते हैं। अब उसमें से हमने कोई भी अपना उद्देश्य चुना,
उस उद्देश्य को चुना है और उसे हम किसी के सहयोग से प्राप्त करेंगे। जो उद्देश्य चुना है, जिसको हमें प्राप्त करना है, उसे हम ZPD कहते हैं। अब जिसने चुना है और जहां तक उसकी योग्यता है, क्षमता है, वो उसका वास्तविक क्षेत्र है। अब जिसे प्राप्त करने के लिए किसी की सहयोग की जरूरत है, वो सहयोग की प्रक्रिया इसमें इसको फोल्डिंग है। और जिसके द्वारा सहयोग दिया जा रहा है वो उसमें M को है, यानी कि जो ज्ञानवान अधिक ज्ञानवान है। तो ये जो सारी चीजें कुछ शब्दावली हैं, जैसे पारस्परिक शिक्षण है। पारस्परिक शिक्षण का जो अर्थ है कि जब कोई कक्षा में एक बालक जब शिक्षक से प्रश्न करता है और शिक्षक उन प्रश्नों का सही तरीके से स्पष्टीकरण करता है, तो वो पारस्परिक शिक्षण कहा जाता है। ये भी वाइगोत्स्की ने इस अपने सिद्धांत में जोड़ा था। जब सहयोगी प्रोजेक्ट की बात हो, तो जब सहयोगी प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि समूह में जब हम सीखते हैं। अब यहाँ ये देखना है सहयोगी प्रोजेक्ट में कि जब हम औपचारिक कंडीशन में सीख रहे हैं, जैसे कक्षा में, तो वहां पर जो औपचारिक स्थिति है बालकों के लिए, और अगर बालक समाज में सीख रहा है अपने साथियों के साथ, तो वहाँ इनफॉर्मली सहयोगी प्रोजेक्ट होगा। तो इन सारी चीजों को हम परिस्थिति के अनुसार भी समझ लेते हैं। तो जो भी रही बात भाषा की, तो भाषा के बारे में उसने कहा कि भाषा इसमें महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि बालक की जो मनोवैज्ञानिक जो क्षमताओं को विकसित करने में और समाज संस्कृति को समझने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक साधन है। लेकिन मूर्त साधन है, ये मूर्त साधन तो उसने कहा था प्याजे ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाषा को कितने प्रकारों में बांटा, उसने निजी भाषा की बात कही, उसने स्वनिर्देशन भाषा की बात कही। अब स्वनिर्देशन जो भाषा है वो मूल्यांकन करने पर बल देती है, किसका? अपनी ही भाषा का। अब उसमें जो स्व निर्देशन या मूल्यांकन होता है, तो हमारी निजी भाषा या अंतःवाक का भी एक प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से इनको छोटी छोटी बातों के आधार पर, जो उसकी कठिनाई के आधार पर जैसे सवाल बनते हैं, उन्हीं तथ्यों से थ्योरी को आपको समझाने का प्रयास किया है। बाल विकास की अगली कड़ी है। उससे आगे भी हम अगली वीडियो में बाल विकास से संबंधित कुछ चीजें, जैसे समाजीकरण है और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आपको शिक्षा मनोविज्ञान तक ले जाएंगे और शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं को फिर इसी हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन था, केवल बाल विकास की जो प्रक्रियाओं में जो योगदान देने वाले समाज सांस्कृतिक सिद्धांत का अध्ययन किया और इसकी जो छोटे छोटे जो सवाल बनते हैं उन पर हमने विचार किया। तो आगे की जो क्रियाएं आपसे फिर मिलते हैं बाल विकास की सीरीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।